हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग चलते हैं आगे और हम एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो आदरणीय न्यूटन साहब ने, जो भगवान जी ने बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, भगवान जी ने खाते थे पीते थे या दिन भर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। आई डोंट नो बट इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। जितनी डिस्कवरीज न्यूटन के नाम पे मैंने देखी उतनी तो किसी के नाम पे नहीं देखी। हर चैप्टर में इधर उधर से घुसा भिजा के एक आध चैप्टर छोड़ के न्यूटन जी आ ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, छोटी मोटी चीजें पढ़ते रहते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बताना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं के जी एफ या के जी वेट। तो ये एक यूनिट है। तो इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स की यूनिट होती है। एंड 1 kgf या 1 kg वेट इज वेट ऑफ 1 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम का वेट होता है। ठीक है। और 1 किलोग्राम का जो वेट होगा वो क्या होगा, 1 जी यानी कि 9.8 न्यूटन, जिसको हम स्वेच्छा से 10 न्यूटन के आसपास ले लेते हैं। तो अगर कोई बोले कि एक बॉडी पे 10 किलोग्राम फोर्स है या 10 केजी वेट है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस पर 10 जी फोर्स है। अब जी की वैल्यू आपको पता ही, आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना, छोटी सी बात है, लेकिन मैंने कहा स्टार्टिंग बता दूं, नहीं तो बाद में कहीं मैं भूल जाऊं। है कि नहीं, इंसान हूं, भूल सकता हूं। चलो भाई, अब हम बात करते हैं अगली चीज। मैं ये टॉपिक का नाम भी मिटा रहा हूँ, क्यों फालतू में जगह घेर कर रखो। अब बात करते हैं इनर्शिया। ठीक है। अब इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया का मतलब कि ना बदलने की इच्छा। जैसे आप सुबह सो रहे हो और कोई बोल रहा है भाई एक्सरसाइज कर ले, तुम्हें भी इनर्शिया है सोने का। ठीक है ना। तो ऐसे ही मोशन का भी इनर्शिया होता है। जो बॉडी चल रही है, चलते रहना चाहती है। एक ट्रक है, चल रहा है, चलते रहना चाहती है, चलते रहना चाहता है। ट्रक चाहती है नहीं, ट्रक चाहता है, ट्रक ही चाहती है ना। तो चलने का होता है इनर्शिया। ऐसे रुकने का इनर्शिया हो, तो ट्रक रुका है तो रुकना नहीं चाहता है। ऐसे मुड़ने का इनर्शिया भी होता है, मतलब कोई चीज अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहता, जो चीज सीधी है सीधे चलना चाहती है। तो बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ मास या ड्यू टू मास। मास के कारण होती है, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण अ बॉडी डजंट विश टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। जिसके कारण बॉडी अपनी रेस्ट, मतलब रुका है तो रुका रहना चाहता है। 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड चलना चाहता है, और 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट से चलना चाहता है। मतलब ना अपना मैग्नीट्यूड बदलना चाहता है, ना डायरेक्शन बदलना चाहता है। ठीक है। और ये मास के कारण होता है। मास के कारण का मतलब ये कि जैसे एक ट्रक है, उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, एक कार में इनर्शिया कम होगा। ट्रक को चला के रोकना चाहो मुश्किल है, कार को चला के रोकना चाहो आसान है, साइकिल को चला के रोकना चाहो और आसान है। ठीक है। तो इसीलिए ड्यू टू मास होता है। अब ये 3 टाइप का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा कौन कौन सा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो बॉडी रुकी है वो रुकी रहना चाहती है। दूसरी इनर्शिया ऑफ मोशन, जो चल रहा है चलते रहना चाहता है। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो जिस दिशा में चलना चाहता है उसी दिशा में चलना चाहता है। ठीक है। अब इन तीनों का एग्जाम्पल हम एक बस में लेके देखते हैं। ठीक है। लिखते चला करो, लिखते चला करो, लिखते चला करो। ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ठीक है। आई होप माई राइटिंग इज क्लियर। यस, इट्स क्लियर। तो हम आगे चलते हैं। अब देखो भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल इन बस। पहला केस लेते हैं कि एक बस है, वो रुकी पड़ी है। ठीक है। मान लो इधर इसका वो है इंजन, और एक आदमी भी इसमें खड़ा है। ठीक है। एकदम से बस चल जाती है, उसने एक्सीलेटर दिए, है ना। बस स्टार्ट्स डसनली, मतलब सडनली। अब जैसी बस स्टार्ट होती है आदमी पीछे गिरता है। ऐसा नहीं होता, बस चल आदमी पीछे गिर गया। ठीक है। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है कि आदमी पीछे की तरफ गिरता है। लेट्स सी। तो इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होता है क्या, समझना। बस रुकी थी, है ना। बस रुकी, पैर रुके, आदमी का धड़ भी रुका पड़ा है। तो मैं पूरा रुका पड़ा हूँ, मेरे पैर रुके पड़े हैं। एकदम से बस चल दी। अब बस चलने से क्या हुआ कि उसका जो फर्श था, उससे कांटेक्ट में पैर थे। ठीक है। अब फर्श से कांटेक्ट में पैर थे,
तो फर्श चला तो पैर तो उसके साथ आगे बढ़ गया। बेसिकली वो फ्रिक्शन है जो आगे ले जाती है उसको। नहीं समझ में आ रहा फ्रिक्शन है तो बात की बात है, लेकिन पैर आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, उसका धड़ रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे था, तो वो पीछे गिर गया। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली वो पीछे नहीं गिरा, बस आगे चलेगी। तो हुआ ऐसा बेसिकली कि उसका धड़ तो वहीं का वहीं रह गया, और बेसिकली क्या, उसके पैर आगे चले गए। ठीक है, तो ये जो गिरा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण गिरा। कैसे, जैसे मार्कर है और उसका बेस आगे चला गया, और बेस आगे जाने से क्या हुआ बच्चों, बेस आगे जाने से उसका जो ऊपर वाला पोर्शन वहीं रह गया और वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ऐसे तुम बोलोगे इनर्शिया ऑफ मोशन, वो भी सेम है। मान लो कि ये सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, मान लो एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, बस चल रही थी, मान लो बस 10 मीटर पर सेकंड चल रही थी, आदमी का धड़ भी 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, बस ने एकदम से ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने से क्या हुआ, उसके पैर तो फर्श के कांटेक्ट में थे, पैर सडनली रुक गए। लेकिन पैर सडनली रुक गए, लेकिन क्या हुआ कि आदमी जो है उसका धड़ चलते रहा। अब आदमी का धड़ चलते रहा तो बेसिकली क्या हुआ, धड़ तो आगे आ गया इनर्शिया से, और पैर वहीं रह गए। तो उस केस में आदमी आगे गिर जाता है। देखा आपने, जब बस चलती है एकदम से तो आप पीछे जाते हो, जब बस एकदम से रुकती है तो आप आगे गिर जाते हो। तो ये दोनों इनर्शिया मैंने यहाँ समझा दिए। अब हम बात करते हैं तीसरा इनर्शिया। तीसरा इनर्शिया कौन सा होता है बच्चों, तीसरा इनर्शिया होता है अपने पास डायरेक्शन का। लिखते चलो करो, है ना। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैसे होता है वो देख लो। हम एक बस का एरियल व्यू लेते हैं। मान लो बस अभी तक सीधी चल रही थी, एकदम से टर्न आ गया, और हम उसको सेटेलाइट से देख रहे हैं बस को। उसमें एक आदमी खड़ा है। अगर बस इधर टर्न लेगी तो क्या होगा, आदमी बाहर की तरफ जाता है। जैसे आदमी जो यहाँ खड़ा है, मान लो यहाँ सब सीटें हैं, यहाँ आदमी बैठे हैं, एक आदमी बीच में खड़ा है, तो इधर वाली सीट पे जाके गिरता है। फिर उधर एक लेडी होती है, वो कहती है कि भाई साहब मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो। तो उसने कहा मैम कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर गिर रहा हूँ, वहाँ पे जो भी होता मैं गिर जाता, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कारण हुआ है ना। अब अगर वो उसको फिजिक्स की समझ होगी तो आप बच गए, फिजिक्स की समझ नहीं हुई तो फिर गए आप। फिजिक्स समझ होगी तो भी बचोगे नहीं। फिर वो कहेगी देख मेरा हाथ चलते आ रहा है, अब इसमें एक इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो उस कारण तेरे को झापड़ लग गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन था, मोशन में था, मोशन में रह गए। तेरे गाल रुके पड़े तो रुके रहे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो उधर क्यों गिरता है आप समझना इसको। ये आदमी सीधे चलना चाहता है, ये आदमी है, चलो ऊपर से देख रहे हैं, बस ऐसी है, ये आदमी है, हम ऊपर से देख रहे हैं। अब हुआ क्या कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कारण आदमी सीधे चलते रहा। ठीक है, तो आदमी का धड़ सीधे चलता रहा, लेकिन उसके पैर मुड़ गए। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि आदमी तो धड़ सीधे चलता रहा, पैर फर्श के रहने के साथ मुड़ गए। तो पैर मुड़ गए, आदमी सीधे चलता रहा, तो बेसिकली आदमी उधर की तरफ गिर गया। समझ लो, एक्चुअली आदमी वैसा ही है। अब बस मुड़ी, तो बस मुड़ी तो क्या हुआ, उसका धड़ सीधा गया, है ना, उसका धड़ सीधा गया, पैर इधर की तरफ हो गए, तो बस बाहर की तरफ, आदमी बाहर की तरफ गिर गया, दैट्स ऑल। ठीक है, सो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों इनर्शिया समझा दिए। और ध्यान रखना कि जिसका मास जितना ज्यादा है उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया है। समझ रहे हो मेरी बात, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं द मोस्ट मिसअंडरस्टूड लॉ। कौन सा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का पहला लॉ। या तो जैसे कई बारी कई यूनिट्स होती हैं, जैसे मान लो 10 मीटर, तो ऐसे लिखते हैं, एम छोटा, लेकिन 10 न्यूटन ऐसे लिखते हैं। तो 10 न्यूटन में एन बड़ा आता है। आप समझ रहे हो क्यों, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो सही, कि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इज्जत देने के लिए एन बड़ा कर देते हैं, लेकिन मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसीलिए इज्जत ना देने के लिए एन को छोटा कर देते हैं। ठीक है ना, बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जती करनी होती तो ऐसे लिख देते। अब मेरे नाम का बनेगा अगर, तो कोई यूनिट तो वो ऐसे कर देंगे, कहेंगे भाई इसको बिल्कुल इज्जत नहीं देनी, ये कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं था, एक नॉर्मल बीटेक था, है ना, ये गलत एक्सपेरिमेंट की दुनिया में आ गया। तो आगे चले, अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ नो फोर्स, इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बॉडी पे फोर्स हो सकता है लेकिन नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अब एक बॉडी पे 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, तो फोर्स है लेकिन नेट फोर्स नहीं है, चलेगा। 50 फोर्स हो लेकिन नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। इफ नो नोट नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देन a body at rest remains at rest, and a body
in motion remains in motion with same velocity. सेम वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है बच्चों, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन मतलब अगर 10 ईस्ट तो 10 ईस्ट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी फोर्स नहीं होगा तो जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी और जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, चल रही है चलती रहेगी। मतलब 10 ईस्ट तो 10 भी मेंटेन रहेगा, ईस्ट भी मेंटेन रहेगा, लेकिन ये तब जब बॉडी पे फोर्स नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमको बचपन से पता है, सब मिसअंडरस्टूड क्या है। मिसअंडरस्टूड पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद। ये पहले लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड लॉ पे और फिर इस पे दोबारा आएंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ बेसिकली कैसे भी लिख दो आप, वैसे इसकी जनरल स्टेटमेंट है कि एफ नेट प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी होता है। पी होता है मोमेंटम, मतलब कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। अब इसमें कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू किस्मत से क्या आ जाती है, क्या आ जाती है कांस्टेंट की वैल्यू 1। तो एफ नेट बराबर डी पी बाई डी टी। ये तो इंस्टेंटेनियस फोर्स हो गया। एवरेज फोर्स निकालना है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास फोर्स होता है, और अगर आपको एवरेज फोर्स निकालना तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है। ठीक है भाई, अब ये होता है तो पहले मैं समझा दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। एफ नेट बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कैसे, मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि मान लो, सोचो कि एक छत है 10-15 मीटर की, जो भी मान लो 2 मंजिल 3 मंजिल। यहाँ पे 2 बच्चे हैं। ठीक है, सही। और बच्चे टूटते फूटते नहीं है, है ना। बच्चे उस टाइप के हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। अब तुम कहोगे वो क्या है, कुछ नहीं, एक फिल्म है जिसमें एक बच्चे को दर्द ही नहीं होता, है ना। तो ऐसे टाइप का है। अब ये बच्चा भी कूदता है, उई। और यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर रेत है, रेत समझते हो, बालू, सैंड। ये भी कूदता है, उई ये भी करता है, लेकिन ये थोड़ी कम उई करता है। उसमें थोड़ा आई ज्यादा लगा दी, इसमें आई थोड़े कम लगाए। तो दोनों उई उई करते हैं, लेकिन ये उई कम करता है रेत वाला। अब हुआ क्या, मैं समझाता हूँ। मान लो दोनों ही थोड़ी कम हाइट से गिराया था, 5 मीटर की छत, 5 मीटर ऊंचाई है। तो जब दोनों जमीन पे ऐसे बस ड्रॉप से हो गए, तो दोनों की जो स्पीड होगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, कट गए तो 2g10h5, दोनों की स्पीड 10 मीटर हो जाएगी जब वो जमीन पे गिरेंगे। 100 का रूट 10, 10 मीटर पर सेकंड। अब अल्टीमेटली मान लो बच्चे का, जो बच्चा ठीक ठाक तुम्हारे मान लो 50 किलो का बच्चा था, तो दोनों का टक्कर से पहले जो मोमेंटम था पी इनिशियल, वो हो जाएगा एम वी। मैं माइनस ले रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी नीचे की तरफ। 50 इंटू 10, दोनों का मोमेंटम कितना हो गया, -500 हो गया। और अल्टीमेटली रुकना ही है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 0। अब ये सोचो कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। दोनों का पी फाइनल 0 है, पी इनिशियल कितना है, -5। दोनों का मोमेंटम सेम चेंज हुआ, लेकिन इसको चोट ज्यादा लगी, हो सकता है दोबारा बैठने लायक ना रहे। ठीक है, और सोने के बाद राइट वाले को चोट ज्यादा लगी। ठीक है, उसको वेस्टर्न की जगह इंडियन टॉयलेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट वाले को चोट कम लगी। तो दोनों का मोमेंटम 500 ही बदला, लेकिन फर्क क्या पड़ा, ये जो कंक्रीट पे गिरा वो एकदम से रुक जाएगा, और जो रेत पे गिरा वो थोड़ा कुशनिंग लेके थोड़ा आराम से रुकेगा। फर्क समझ रहे हो भाई, एक तो धड़ से रुक गया और एक रेत में थोड़ा धसा, तो टाइम ज्यादा लग गया। अब फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी पे डेल्टा टी। अब ध्यान रखना कि डेल्टा पी दोनों का सेम है। अब जितना टाइम को बढ़ा दोगे उतना फोर्स कम लगेगा। तो इसका जो डेल्टा टी है वो ज्यादा है, और इसका डेल्टा टी क्या है, कम है। ठीक है, जिसका डेल्टा टी ज्यादा होगा उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसका फोर्स कम हो गया, इसका फोर्स ज्यादा हो गया, इसीलिए इस वाले इंसान पे, इस वाले इंसान को कम फोर्स लगता है, उस वाले इंसान को ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो एकदम से व्याकुल हो जाता है और ये व्याकुल कम होता है।
अगर आप और टाइम बढ़ा सको तो फोर्स और कम हो जाएगा। अब और टाइम बढ़ाने का तरीका क्या है, रेत की जगह एक ट्रैम्पोलिन वो नहीं होता है जिस पर लोग कूदते हैं रबर का, तो उससे और ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा। आप देखो जैसे ऊपर से बॉल कैच आती है तो एक आप कैच को ऐसे पकड़ लो, बॉल तुरंत रुक जाएगी। एक आप कैच को ऐसे पकड़ो, जब आप कैच को ऐसे करते हो ना तो उस केस में रुकने का टाइम बढ़ जाता है, तो रुकने का टाइम बढ़ने से फोर्स क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो F बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मैंने आपको समझा दिया कैसे हो गया। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, लिखते चलो। अब आगे चलते हैं, F बराबर डी पी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ पी, पी की जगह लिख दिया मैंने एम वी, मास कांस्टेंट है। ठीक है, सही है, मास कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो, मास कांस्टेंट नहीं भी रह सकता, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए बात अलग है, कुछ और भी केसेस होते हैं, लेकिन अगर मास कांस्टेंट है जो कांस्टेंट ही रहेगा, रेयरली किसी केस में नहीं होता, तो बाहर आ गया, तो F बराबर हो जाता है ma। तो मैक्सिमम जगह आपको यही इक्वेशन मिलेगी, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ फोर्स नहीं होता, यहाँ नेट फोर्स होता है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स m इंटू ए होता है। अगर एवरेज फोर्स बोले तो m इंटू ए एवरेज हो जाएगा। तुम बोलोगे ए कैसे आया, वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया, दोनों जगह एवरेज लगा दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो भाई dp की जगह डेल्टा बी बाई डेल्टा टी था, डेल्टा बी क्या होगा mv माइनस यू, और v माइनस यू बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो गया। अब डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, ए एवरेज। तो एवरेज फोर्स मास इंटू एवरेज एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा फर्स्ट लॉ पर। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, अब काम की बात सुनो। काम की बात ये है, ये एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब अनर्थ क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। लोग कहते हैं कि प्रूव करो कि सेकंड लॉ रियल लॉ है, तो लोग ऐसे प्रूव करते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो जाता है। लोग कहते हैं सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो जाता है। अब लोग कहते हैं कैसे, तो लोग कहते हैं देखो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, एक मिनट मैं जरा पंखा बंद कर दूं। हाँ भाई, तो लोग कहते हैं कि नेट फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी होता है या फिर एम ए होता है। अब वो कहते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी, वो जीरो होगा। अब डी बाई डी टी जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होगा, जब वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो कुल मिलाकर नेट फोर्स जीरो होने पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी जीरो है तो जीरो रहेगी, और अगर वेलोसिटी 10 ईस्ट है तो 10 ईस्ट रहेगी। मतलब फर्स्ट लॉ डिराइव हो गया। फर्स्ट लॉ ही तो कहता है अगर एक बॉडी पे फोर्स जीरो है तो वो रुकी है तो रुकी रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी, ये तो कहता है। तो यहां से हम लोगों ने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव कर दिया। ठीक है, लेकिन वह समस्या ये है, लोग ये डिराइव भी करा देते हैं, लोग ये भी बोल देते हैं, लोग थर्ड लॉ भी डिराइव कर देते हैं, जिस पर हम बाद में आएंगे, कैसे करते हैं भगवान जाने। अब बात यह है कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो रहा है, तो लोग कहेंगे सर आपको क्या दिक्कत है। मैं बोलूंगा भाई मेरे को दिक्कत तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बस समस्या ये है कि अगर सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो रहा है तो क्या न्यूटन इतना बेवकूफ था कि फर्स्ट लॉ अलग से देता। लोग कहते हैं कि फर्स्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ, जब फोर्स जीरो हो जाता है। ये तो ये होगा कि एक बंदे ने एक लॉ दिया कि y बराबर 2x, और एक और लॉ दिया कि x जीरो पे y जीरो होगा। अरे नहीं भाई, न्यूटन इतना बेवकूफ नहीं था। तो तुम बोलोगे कि क्या रीजन है उसने अलग से फर्स्ट लॉ दिया। ठीक है, तो या तो न्यूटन रियली में बेवकूफ था कि उसने फर्स्ट लॉ अलग से दिया, या न्यूटन बहुत दिमागदार था। अब तुम सोचो कि क्या सही है। तो जो भी सही है, आप एक बार सोचना कि उसने फर्स्ट लॉ क्यों दिया, और उसने फर्स्ट लॉ क्यों दिया इसका रीजन मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। इतना तक लिखो, आगे चलते हैं फिर।